गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास के अंदर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो एक टॉपिक है अल नीनो एंड ला नीना के इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अल नीनो और ला नीना ये नाम आपने सुने होंगे। ओके, ये दोनों ही जो परिघटनाएं हैं, ये दोनों परिघटनाएं पैसिफिक ओशियन के अंदर तापमान जो टेम्परेचर है उसके इम्बैलेंस से संबंधित परिघटनाएं हैं। ओके, और हम कह सकते हैं कि अल नीनो और ला नीना जो इवेंट्स हैं, दीज आर द नेचुरल पार्ट ऑफ आवर ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम। ओके, अल नीनो और ला नीना ये कब होते हैं बच्चों? ये जो पैसिफिक ओशियन और उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर जब उसका नेचुरल जो स्टेट होती है उस एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर जो चेंजेस उत्पन्न होते हैं, जो उसका सरफेस वाटर है उसका जो टेम्परेचर राइज होता है ओशियन का, उसके फलस्वरूप ये परिघटनाएं जो हैं वो विश्व के अंदर देखने को मिलती हैं। ओके, देखिए अल नीनो की बात करें तो अल नीनो जो इवेंट्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ में? जो हमारा सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियंस है उसके जो है वो गर्म होने से संबंधित होते हैं, जबकि ला नीना इवेंट्स जो होते हैं बच्चों वो इसका रिवर्स होता है। ला नीना के दौरान जो सेंट्रल और जो हमारा ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियंस है वो क्या हो जाते हैं, ये जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ओके, देखिए ये जो चेंजेस हैं पैसिफिक ओशियंस के अंदर और उसकी जो ओवरलैंग एटमॉस्फेयर के अंदर, ये चेंजेस टेम्परेचर के जो चेंजेस होते हैं वो एक साइकिल के अंदर जो है चेंज होते हैं, जो क्या कहलाता है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जिसे एल्सो के नाम से भी जानते हैं। ओके, एंसो साइकिल जो है ये एक साइंटिफिक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर को, किसके बीच में? जो हमारा पैसिफिक ओशियन और एटमॉस्फेयर इन ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, जो अप्रॉक्सीमेटली किसके बीच में है? इंटरनेशनल डेट लाइन और 120 डिग्री वेस्ट के बीच का जो हमारा ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक जो ओशियंस है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं उन्हें हम एंसो साइकिल के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए अल नीनो व ला नीना का यदि हम बैकग्राउंड देखें, शब्दार्थ देखें, तो ये स्पेनिश जो लैंग्वेज है उसके शब्द हैं ये दोनों। अल नीनो का जो अर्थ होता है बच्चों उसका मतलब होता है बॉय, और ला नीना का जो अर्थ होता है इट मीन्स गर्ल। ओके, अल नीनो शब्द का प्रयोग सबसे पहले यदि हम देखें तो साउथ अमेरिका के जो पेरू कंट्री है वहाँ का जो हमारा पैसिफिक ओशियन का जो कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे हर वर्ष होने वाला एक सीजनल चेंजेस के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता था। ओके, जिसमें क्या होता था उस दौरान क्या होता था, जो पेरू का जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ का जो इस ओशियन का जो सरफेस वाटर है वो, और जो वहाँ की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो दिसंबर महीने के अंत तक आते आते क्या हो जाता था, गर्म हो जाया करता था। और आप लोग जानते हो दिसंबर के अंत में ही हमारे जो है वो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो जो है लोकल तरीके से वहाँ पे इस जो परिघटना को बालक के जन्म से संबंधित मानकर अल नीनो यानी बॉय के नाम से इसे जाना जाने लगा। ओके, देखिए ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो है वो प्रत्येक वर्ष होते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था, ये जो टेम्परेचर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस उत्पन्न होते थे वो बहुत जो है वो तेज़ फ्लक्चुएशंस होते थे, और जिसकी वजह से जो हमारी ग्लोबल क्लाइमेट पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। और इस व्यापक प्रभाव को पहचानने के बाद हमने इस परिघटना को एंसो नाम दिया, जिसका विस्तृत रूप जैसे आप लोग जानते हो जिसे अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिसको कहा जाने लगा। ओके, तो जो अल नीनो जो है उसको हम हमारी इस एंसो का वार्म फेज भी कहते हैं, और ला नीना जो है वो कभी कभी हम इसको एंसो का कोल्ड फेज भी कहते हैं। ओके,
और ये दोनों ही प्रकार की जो परिघटनाएं हैं बच्चों, जो कि हमारे एक नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से उत्पन्न होती हैं, ये जो है एक ग्लोबल लेवल पर, एक लार्ज स्केल पर जो है वो अपना प्रभाव दर्शाती है, ना केवल जो ओशियन प्रोसेसेस होते हैं उन पर, बल्कि ये एक हमारा जो ग्लोबल जलवायु है उस पर, और जो हमारा ग्लोबल मौसम परिवर्तन होते हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ओके, देखिए अल नीनो और ला नीना जो एपिसोड्स हैं टिपिकली लास्ट 9 to 12 मंथ्स होते हैं, बट सम प्रोलॉन्ग्ड इवेंट्स में लास्ट 4 years। ओके, पूरे वर्ष तक रहते हैं। वाइल इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इरेगुलर हो सकती है, कभी तीव्र विचलन इनमें देखने को मिलते हैं, कभी बहुत कम विचलन देखने को मिलते हैं। ओके, टिपिकली हम देखें तो अल नीनो जो है वो ला नीना की अपेक्षा मोर फ्रिक्वेंटली या ज़्यादा प्रबल परिघटना होती है, बहुत अधिक प्रबल जो है वो जो है ये फिनोमिनन है। आगे चले हम। देखिए हम थोड़ा प्रशांत महासागर को, आप लोग सभी जानते हो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो हमारे अर्थ के ऊपर उपस्थित जो 5 ओशियंस है उनके अंदर सबसे बड़ा है, और लगभग ये अर्थ की सरफेस का 35% और जो हमारा सी सरफेस है उसका लगभग 50% भाग ये बनाता है। ओके, देखिए जो ये ओशियन है पैसिफिक ओशियन, उसको इक्वेटर के ऊपर और नीचे की तरफ यदि हम देखें तो नॉर्थ एंड साउथ में स्थित जो भाग है उनको हमने जो है वो रेस्पेक्टिवली हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एंड साउथ पैसिफिक ओशियंस हम कहते हैं। और इसके अलावा जो पैसिफिक के जो हमारा जो पेरू कोस्टल एरिया है साउथ अमेरिका का, उसके भाग को हम ईस्ट पैसिफिक, और जो इधर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर के जो भाग है उनको हम जो है वो वेस्ट पैसिफिक कहा जाता है। देखिए सामान्यतः यदि नॉर्मली देखें तो जो पेरू जो कंट्रीज़ हैं उसका जो तट का जो ओशियन सरफेस वाटर होता है वो ठंडा होता है, और जो वेस्ट की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर का जो तटीय पानी होता है वो क्या होता है, वो गर्म पानी होता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस ओशन में चलने वाली जो वाटर करंट्स हैं उनके कारण ये होता है। और इन करंट्स के कारण क्या होता है, जिसमें कि हमारी जो विंड करंट्स होती हैं, ओके, एयर की और वाटर करंट्स जो होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करती हैं। ओके, और इस गति से क्या होता है, जो हमारा वेस्ट ओशियन है, वेस्ट पैसिफिक ओशियंस है, वो गर्म रहता है। ओके, और जो हमारा पैसिफिक का जो इंडोनेशिया की ओर का भाग होता है वो जो है पेरू के कोस्टल एरियाज़ के मुकाबले लगभग 60 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है, और जो ईस्ट कोस्टल एरियाज़ के मुकाबले लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म भी होता है यदि हम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर देखें तो। देखिए इसमें क्या होता है, हमने कहा कि हमारी विंड और करंट्स और वाटर करंट्स जो होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ओके, तो वेस्ट की तरफ मूव करने से क्या होता है, जो पेरू का जो कोस्ट है वहाँ पे समुद्र की गहराई से जल निकल कर आता है और ये जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ओके, इस प्रकार जो हमारी ये जो सी करंट्स हैं, वाटर करंट्स हैं, उनके चलने के कारण जो नीचे का जल, जो ठंडा जल है वो ऊपर आ रहा है। ये क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? की क्रिया कहलाती है अपवेलिंग क्रिया। ओके, लेकिन ये जो परिस्थिति है जिसमें वाटर करंट्स, विंड करंट्स जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है, ये परिस्थितियाँ वर्ष भर एक सी नहीं रहती हैं। देखिए दिसंबर के अंत तक में आते आते क्या होता है, ये वाटर करंट्स जो हैं वो पेरू तट से दूर पश्चिम की ओर जाने के बजाय वो उस तट की ओर आने लग जाती हैं। मतलब ये करंट्स जो होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, तट का जो जल होता है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ओके, और ये जो वार्म जल हो जाता है, इसका परिणाम क्या होता है, इसके परिणाम ये हो जाता है कि वहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत गर्म हो जाता है, उमस भरा वेदर हो जाता है, और इस प्रभाव के कारण क्या होता है, वहाँ पे रेनफॉल होने लग जाती है। ओके, और देखिए हर साल इस तरह का प्रभाव जो है उस एरिया में देखने को मिलता है। ओके, और 1-2 महीने तक रह के फिर जो है नॉर्मल वापस पुरानी वाली जो है स्टेट के अंदर परिस्थितियाँ आ जाती हैं। और देखिए वहाँ के जो लोकल जो मछुआरे हैं
वो इस चक्रीय घटना जो पूरे हर वर्ष के अंदर इस प्रकार की घटना होती है उससे परिचित है और वो इसको अल नीनो के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी बताया कि अल नीनो का ये प्रभाव हर वर्ष एक सा नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है, ये इस प्रकार का कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा वर्षा जो है उस एरियाज़ के अंदर होने लग जाती है। और इस प्रकार का जो ये तीव्र विचलन वाला जो प्रभाव होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि उससे जो नियर बाय जो कंट्रीज़ हैं लाइक पेरू, उरुग्वे, चिली, ऐसे ही देश प्रभावित नहीं होते बल्कि दूर दराज जैसे भारत जैसे देश के वेदर पे भी जो है इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये तीव्र विचलन वाले ही अल नीनो को हमने क्या नाम दिया था, एंसो नाम दिया था, जैसे आप लोग जानते हो। ओके, देखिए वैसे हम देखें तो पेरू के तट के जो तापमान में औसत जो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक की जो बढ़ोतरी होती है उसको हम अल नीनो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इंटेंसिटी इसकी जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन यदि हम वीक अल नीनो की बात करें तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होने पर होती है। मॉडरेट की यदि हम बात करें तो वो 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो उसको हम मॉडरेट अल नीनो इफेक्ट कहेंगे। 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग अल नीनो प्रभाव कहा जाएगा। और यदि मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल नीनो इफेक्ट कहा जाएगा। ओके, तो ड्यूरिंग अल नीनो क्या हो रहा है, जो सरफेस वाटर है इन सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन वो अनयूजुअली किस प्रकार का हो जाता है, वार्म हो जाता है। ओके, और जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट जो है वो ब्लोइंग करती हैं वो वीक हो जाती हैं, और जिससे वार्म सरफेस वाटर जो होता है दैट टिपिकली स्टे इन द वेस्टर्न पैसिफिक आर एबल टू मूव ईस्ट अलोंग द इक्वेटर। ओके, जैसा मैंने अभी बताया वो पश्चिम की ओर बहने की बजाय अल नीनो परिघटना के दौरान वो जो है वो तट की ओर बहना शुरू कर देता है। रेन स्टॉर्म्स जो आ जाती हैं इस वार्म टेम्परेचर की वजह से। ओके, तो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं बच्चों, वहाँ पे जो हम देखें तो ये कंडीशंस जो हैं वो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया उस जगहों पर जो है वो ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं एंड वेटर कंडीशंस इम्पैक्ट हो जाता है कहाँ पे, पैसिफिक कोस्टल जो साउथ अमेरिका रीजन है वहाँ पर। ओके, देखिए अभी हमने बात करी थी प्रबल एल नीनो। प्रबल एल नीनो होने पर क्या होता है, साउथ अमेरिका और जो है शेष विश्व में जो परिवर्तन देखे जाते हैं इस एल नीनो की वजह से, उनमें क्या क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं। देखिए अधिकांश से हम जो हमारा साउथ अमेरिका का तट होता है वो ठंडा व सूखा रहता है, लेकिन एल नीनो के प्रभाव से ये तट गर्म हो जाता है, नम हो जाता है। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा जब हम देखें तो इसके अंदर जो है वो जो हमारा ईस्ट पैसिफिक पर जब लो प्रेशर होता है तो हमारा जो हिंद महासागर पर उस टाइम पे क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है। ओके, और ऐसी स्थिति के अंदर देखिए ड्राई कंडीशंस जैसा भी मैंने बताया, यहाँ पे जो हमारे साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, या हम बात करें हमारी जो साउथ ईस्ट जो ब्राज़ील है या ऑस्ट्रेलिया, जैसे अभी मैंने बताया था नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हमारा जो है, और सदर्न फिलीपींस है जो हमारा सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मौसम अपेक्षाकृत किस प्रकार का हो जाता है, एल नीनो के इफेक्ट से ड्राई कंडीशंस। ओके, ड्राई कंडीशंस जो होती हैं वो हो जाती हैं। अब ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं तो वो आप लोग सब जानते हो कि सबसे ज़्यादा वो एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है, और ऐसे ड्राई कंडीशंस की वजह से वहाँ के जो ग्रासलैंड्स होते हैं और जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स की संभावना जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है। ओके,
और यदि हम बात करें कि साउथ अमेरिका का यदि हम देखें तो वहाँ पे क्या होता है, वैसे अपेक्षाकृत कैसा रहता है, वो सूखा व ठंडा रहता है। तो वहाँ पे जो है तापमान, जब टेम्परेचर वहाँ पे राइज हो जाता है तो वहाँ पे अधिकांशतः क्या होता है, जो कोल्ड टेम्परेचर को का फेवर करने वाली जो फिशेस होती हैं वो जो है या तो माइग्रेट कर जाती हैं या फिर वहाँ पे मर जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें स्क्विड की, सामन की और एंकोवी फिशेस की, ऑक्टोपस, ये क्या कर जाते हैं, ये वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे वहाँ की जो फिशरी इंडस्ट्रीज़ है उसको वो प्रभावित होती है। इसके अलावा फिशेस और अन्य जीवों पर भोजन करने वाले जो बर्ड्स होती हैं और जो सी मैमल्स होते हैं वो, उन्हें इस वजह से जो है हानि होती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है। ओके। और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है बच्चों कि वहाँ पे समुद्र के तापमान में परिवर्तन आने से अन्य क्षेत्रों से अचानक जो है भिन्न जीव जातियाँ वहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। ओके। अब हम बात करेंगे ला नीना की। देखिए ला नीना क्या है। ला नीना मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया था स्पेनिश भाषा का जो है ये शब्द है और जिसका मतलब होता है लिटिल गर्ल। ओके। और इसको हम कभी कभी दूसरे नामों से भी जानते हैं, लाइक अल्वेजो, अल नीनो और सिंपली अ कोल्ड इवेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके। देखिए ला नीना जो होता है इसके अंदर जो हमारा ट्रॉपिकल जो पैसिफिक है उसमें अल नीनो से विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो साउथ अमेरिका का जो हमारा पश्चिमी तट है, पेरू आदि, वो यहाँ पे अधिक सूखे और ठंडे जो है वो हो जाते हैं इस दौरान। ड्यूरिंग ला नीना देखें तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती है। वार्म वाटर एंड रेन स्टॉर्म्स आर पुश्ड टू द फार वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओवर इंडोनेशिया। ओके। इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस रिजल्ट्स इन कूलर सरफेस वाटर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। ओके। जैसा भी मैंने बताया इसके अंदर क्या हो रहा है, अल नीनो से विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियंस के अंदर जो है वो कूलर सरफेस, अब वहाँ पे वार्म टेम्परेचर नहीं रहता बल्कि कूल टेम्परेचर हो जाता है। इसकी वजह से पैसिफिक कोस्टल साउथ अमेरिका के अंदर ड्राई कंडीशंस जो है देखने को मिलती है और वेटर कंडीशन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें जो है वो वेटर कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए ला नीना भी अल नीनो की तरह ही जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है वहाँ उसके वेदर को भी जो है वो प्रभावित करता है। ओके। यहाँ पे यदि हम देखें तो कूलर वेदर टू द नॉर्थ वेस्ट हमें देखने को मिलता है, वार्मर वेदर टू द साउथ ईस्ट देखने को मिलता है हमें। ओके। और यदि हम इन द यूएस बात करें तो वहाँ पर एक नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के नाम से जिसे हम जानते हैं, उन्होंने डिक्लेयर्स करा व्हेन एन अल नीनो और ला नीना इवेंट बिगिंस। ओके। एंड द नेशनल वेदर सर्विस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन current Pacific conditions as well as historical El Nino La Nina episodes since 1950। ओके। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दोनों अल नीनो और ला नीना के जो डिफरेंसेस है उनको ब्रॉडली इनकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।